स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है सुधा मूर्ति। ये जो है एक सोशल वर्कर हैं जिन्होंने कि मतलब बहुत ही समाज की सेवा की थी। तो उनके जो कि हमारे लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा मूर्ति है उनको कहा जाता है। तो उनका पूरा जीवन परिचय ऐसे दिया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है देश के लिए, गरीबों के लिए, समाज के लिए जो है अर्पित कर दिया। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी केंद्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान किया। महिला सशक्तिकरण है ना, महिलाएं भी शक्तिशाली हैं, ये इसके लिए जो है महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी असंभव कार्य को संभव कर सकती हैं। उनके लिए कोई भी कार्य जो है वो असंभव नहीं है। उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया कि खुद जो है वो महिला थी और उन्होंने किस तरह से लोगों की सेवा की, जो कि वो हजारों लाखों लोगों में जो है प्रसिद्ध हो गई है ना। खुद अपने लिए कुछ नहीं किया बल्कि दूसरों के लिए जो है उन्होंने हमेशा सहयोग किया। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है। कार्य क्षेत्रों की सीमा नहीं मतलब क्या होता है कि जैसे स्त्री जो है हर क्षेत्र में काम कर सकती है। हर क्षेत्र से मतलब है जैसे इंजीनियर, डॉक्टर भी बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, वकील बन सकती है ना, समाज सेविका बन सकती है, इवन बड़े बड़े नेता है ना, नेता भी बन सकती है। तो बड़े बड़े जगह पर जो है वो स्त्रियां काम कर सकती हैं। पुरुष जैसा पुरुष काम कर सकता है वैसे ही स्त्रियां भी कर सकती हैं। अतः वे हर कार्य में कुशलता भी प्राप्त कर सकती हैं। इस बात पर भी ज्यादा जोर दिया है। उनका कहने का मतलब ये है कि समाज में जो है स्त्रियों को स्थान मिलना चाहिए। ये आपके पाठ में जो है दिया हुआ है। अभी तो मतलब अभी सुधा मूर्ति है, अभी तो वो एजेड हो गई है, लेकिन जब वो यंग थी तब से जो है उनका पूरा जीवन परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस समय तो होता था कि महिलाओं को जो है ज्यादा पढ़ाई लिखाई और ये सब में जो है हमेशा पीछे रखते थे। तो उस समय उन्होंने जो है ये कहा था कि महिलाएं जो है ये काम कुछ नहीं कर सकती जो कि पुरुष कर सकते हैं, ऐसी भावना जो है सब जगह फैली हुई थी। तो उसका उन्होंने विरोध किया और कैसे वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ी, ये जीवन परिचय जो है इसके अंदर दिया हुआ है। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे हुए झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त करके एक छात्रा हॉस्टल की तरफ जा रही थी। ये छात्रा कौन थी? सुधा मूर्ति है ना। तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस में जो है इंजीनियरिंग की थी। तो बेंगलुरु में वो रहती थी 74 में। तो उन्होंने जो एक विज्ञान संस्थान था वहां पे जो गुलमोहर के, ये आपको एक लाइन के क्वेश्चन आंसर्स में है क्वेश्चन है ना, तो मैं इसको डिटेल में समझा देती हूँ कि गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे वहां पे और गुलमोहर के फूल जो है लाल रंग के होते हैं, बराबर। तो पूरा जो है वो पेड़ पूरा लदा हुआ था फूलों से। ऐसे में मतलब होता है ऐसे कॉलेज होता है तो वहाँ बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे रहते हैं, छायादार वृक्ष लगे रहते हैं, फूलों के वृक्ष लगे रहते हैं। तो ऐसे में जो है कंप्यूटर साइंस की उसकी सुधा मूर्ति की क्लास खत्म होती है और हॉस्टल की तरफ जाने लगती है। हॉस्टल में रहती है वो। तो उनकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे हुए विज्ञापन पर पड़ी। तो वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, उस पर एक एडवर्टाइज था। क्या था कि यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को की तरफ से नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए था। टेल्को कंपनी जो है ऑटोमोबाइल की, वहां से जो एक विज्ञापन आया था। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। उनको इंजीनियर्स चाहिए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि छोटे अक्षरों में पहले पूरा विज्ञापन लिख दिया, उसके बाद फिर एक जगह उन्होंने क्या लिखा था, नीचे एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया था कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे, है ना, कि कोई लेडीज इसमें अप्लाई नहीं कर सकती इस नौकरी के लिए, सिर्फ जेंट्स लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका भी मतलब ग्रेजुएशन खत्म हो गया था सुधा मूर्ति का। तो उन्होंने वो विज्ञापन जो उनको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर नौकरी कर सकती हूँ, तो उन्होंने विज्ञापन एक बार दो बार पढ़ते हैं। हाँ, यही तो लिखा था, उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी, है ना। पढ़ाई लिखाई में वो अच्छी थी, इसलिए उनको फॉरेन जाने का चांस मिल गया था। लेकिन वह स्वयं विदेश जाकर जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। जब जैसे उन्होंने ऐसा देखा कि यहाँ पे तो बहुत भेदभाव फैला हुआ है सब जगह, तो उनको जो है ये सब चीज डाइजेस्ट नहीं होती है। पची शब्द है यहाँ पर, बच्चे का मतलब डाइजेस्ट का मतलब वो सहन नहीं कर पाई ये सब चीजें। तो स्त्री पुरुष में इतनी असमानता है ना, तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती है। तो वो सोचते कि मुझे इसमें भारत में ही रह के इस चीज के लिए जो है पहल करनी पड़ेगी
और स्त्रियों को भी जो है समान अधिकार समाज में दिलवाना पड़ेगा। तो अब वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली थी, योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे तो कुछ करना ही पड़ेगा, मैं तो कुछ न कुछ इसमें जरूर करने वाली हूँ। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं थी। इसका विरोध वह करेगी और डट कर चलेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की तरफ चल दी। उसने निश्चय किया कि टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी में इस प्रकार का अन्याय उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा वो मैं उन टेल्को कंपनी वालों को बताऊंगी। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम तो मालूम नहीं था जिसने कि वो विज्ञापन दिया था। केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा की कंपनी है और वहीं से ये विज्ञापन आया है। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, है ना, एक लेटर उनको लिखती हैं। आपने भारत में लोहा इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के उद्योग बहुत बड़े बड़े लगाए हैं। टाटा की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज फैली हुई है पूरे भारत में। तो भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। तो मैं उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच में ऐसा भेदभाव कर रही है। आपकी कंपनी तो ऐसा क्यों कर रही है? तो ऐसा उन्होंने एक लेटर लिखा और वहां पर भेज दिया। तो 10 दिन के बाद में एक टेलीग्राम आता है, उसमें इनके नाम से, सुधा मूर्ति के नाम से, कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए आ जाइए। उन लोगों को अपनी गलती महसूस हो जाती है और सुधा मूर्ति को जो है कंपनी में बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। आवश्यक तैयारियों के साथ वो लड़की पुनः पहुंची। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए वो वहां पे गई। काफी तकनीकी क्वेश्चन पूछे। तकनीक का मतलब होता है टेक्निकल, है ना। तो टेक्निकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे, सबका उन्होंने सही सही आंसर दिया। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा, मतलब बहुत ही स्नेह से, है ना, स्नेहमयी वाणी, मतलब बहुत ही पोलाइट होकर पूछा कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, ऐसा आपने एडवर्टाइज में क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती है, इसलिए हमने लिखा था कि फैक्ट्री में जो है पुरुष लोग ही काम करते हैं। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर काम करना चाहिए, है ना, जहाँ पर की खोज होती है ना, वहां पर जाके तुमको काम करना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट्री में उन्होंने बोला तो जेंट्स लोग ही काम करते हैं। तो बोले नहीं, मैं शुरुआत इसकी करूंगी, नहीं तो कभी महिला अधिकारी आपकी फैक्ट्री में कार्य ही नहीं कर पाएगी। अगर हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर आगे भी ऐसे चलता रहेगा। उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद, बहुत लंबा इंटरव्यू चला उनका, और उसके बाद वृद्ध सज्जन ने क्या कहा कि ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं कि भाई तुमको यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलता है। अब टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त उनको किया गया, और ये प्रथम इंजीनियर महिला थी जिनका नाम था सुधा कुलकर्णी, है ना। सुधा मूर्ति नाम बाद में पड़ा, मूर्ति उनका सरनेम बाद में हुआ, पहले उनका नाम था सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में कार्यरत नारायण मूर्ति के साथ हुआ, बराबर है। इसमें आपने देखा होगा कि KDC का प्रोग्राम जब आता था तो उसमें ये इनका पूरा एक एपिसोड आया था सुधा मूर्ति का, बराबर। तो सुधा मूर्ति का फिर उनका विवाह जो है वो, कुलकर्णी का विवाह टेल्को में कार्यरत वहीं पर काम करने वाले एक एम्प्लॉय होते हैं नारायण मूर्ति, उनके साथ हो जाता है। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद उन्होंने 1982 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उन लोगों ने वो नौकरी वहां से छोड़ दी और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। अब वो बेंगलुरु में आ गई और वहां पे वो पहले पुणे में उन्होंने जॉब किया 7-8 साल तक, फिर उसके बाद वो नौकरी वहां से उन्होंने छोड़ दी कि भाई मुझे लोगों के लिए कुछ न कुछ करना है। दोनों लोग अपनी नौकरी छोड़ के आ गए। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगनी उन्नति की। दिन दूनी रात चौगनी मतलब बहुत ज्यादा उन्नति करना, उसको ये मुहावरा है। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी, है ना। फिर इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के बहुत सारे काम उन्होंने किए। जगह जगह पर जो है वो लोगों की मदद करना, है ना, जहाँ पर नीडी पीपल जो होते हैं ना, जिनको सहायता चाहिए, ऐसे लोगों को मदद देना, ये सब काम किया उन्होंने। कर्नाटक राज्य के सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और फिर उसको कार्यरूप दिया। उसको मतलब फिर फॉलो भी किया कि सभी जगह जो उन्होंने एक कंप्यूटर और एक लाइब्रेरी जो है सभी सरकारी स्कूलों में खोली। सुधा मूर्ति ने स्वयं को पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित करने का मतलब होता है पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो गई वो समाज सोशल वर्क में।
अब ये नाम थोड़े याद रखना है इसमें। बेल्लारी, बीजापुर, हुगली आदि अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। बड़े बड़े जो है वो ऑपरेशन के जो उपकरण होते हैं, औजार होते हैं, वो सब वहाँ उन्होंने दिलवाए हॉस्पिटल में। कांची में कैंसर हॉस्पिटल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पेट्टुमडाई, बेंगलुरु में आदि चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। यहाँ पर भी सूखा पड़ जाता है, खेती नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है वो लोगों को बहुत मदद उन्होंने की। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गाँव में कंप्यूटर शिक्षा पर उन्होंने जो है 1 करोड़ रुपया लगाया, मतलब मदद ली। उनके प्रयास के कारण ये सब संभव हो पाया और 3000 से ज्यादा जो है वो लाइब्रेरी वहां पर खोली गई। ये नंबर आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में आपको पूछा जाता है। 800 से ज्यादा गांव में है ना, उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा पे जो है रुपए लगाए और 3000 से ज्यादा पुस्तकालय खोले। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया। अधिकतम अंक लाने वालों को, जिससे ज्यादा परसेंटेज आते हैं, उनको जो है स्कॉलरशिप दिलवाई और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर का वितरण किया। 13 पुस्तकों की लेखिका, देखो वो राइटर भी थी, उन्होंने जो है 13 पुस्तकें लिखी। उनके कार्य के लिए उनको पुस्तकों के ऊपर बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिनमें से प्रमुख हैं, ये आपको याद रखना है, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, फिर दूसरा ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, फिर वुमन ऑफ द ईयर का क्वेश्चन आता है आपको। वुमन ऑफ द ईयर 2002 में उनको मिला FM रेडियो द्वारा, है ना, FM रेडियो द्वारा वुमन ऑफ द ईयर का उनको मिला था। राजलक्ष्मी पुरस्कार, ये आपको 2-3 बाकी के क्वेश्चन में आते हैं। तो इस तरीके से उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया कि महिलाएं भी जो है हर क्षेत्र में काम कर सकती हैं। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। पहले वो खुद अकेली थी, बाकी सब लड़के ही पढ़ते थे, लेकिन आजकल जो है 50% जो है लड़कियां कॉलेजों में पढ़ती हैं। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से काम करती हैं। मशीन सुधारने का काम भी जो है सब लड़कियां करती हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता हुआ देखकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि आजकल तो सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो ये सब देख के उनको बहुत खुशी होती है। फूला नहीं समाना मुहावरा है, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। महिलाओं की सफलता पर वो कह उठती है, हमेशा उनका एक ही बात होता है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन उस पर चलना जरूरी है ना। महिलाओं के लिए कुछ बातें जो है कठिन होती हैं, लेकिन अगर हम उन पे चलें तो हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म होता है। पहले आपको शब्दार्थ लिखना है बराबर, फिर उसके बाद आएगा ये देखो इसमें कहावत भी है, तो कहावत का भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। दिन दुनी रात चौगुनी, कुछ ही पाठ में आएगा, तो आपको ये करके रखना है। तो इस तरीके से ये पूरे MCQs आपको आएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है और जितनी भी ग्रामर है वो इसके साथ आएगी। और एक स्त्री सशक्तिकरण, एक ये निबंध जैसा है, तो वो आप लोगों को लिखना है। महिलाएं किस प्रकार से शक्तिशाली हैं वो आपको इसमें लिखना है। PDF आएगी, उसके साथ क्वेश्चन आंसर करना है। थैंक यू।